नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। देश में कोरोना की दूसरी लहर गुजरते वक्त के साथ ही कमजोर पड़ रही है। आज की तारीख में रोजाना मिलने वाले मामले घटकर 50,000 के करीब रह गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1300 से 1400 के बीच है। इसके साथ ही एक और अच्छी बात यह है कि जो लोग संक्रमित हैं वो भी लगातार स्वस्थ हो रहे हैं। लिहाजा देश में एक्टिव केस भी कम होकर तकरीबन 6 लाख हो गए हैं। निश्चित तौर पर ये आंकड़े राहत भरे हैं, लेकिन इस बीच देश के कई हिस्सों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक ने चिंताएं बढ़ा दी है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने आगाह किया है कि अगर मौजूदा चलन जारी रहता है तो कोविड-19 के सबसे अधिक संक्रामक प्रकार डेल्टा के अन्य स्वरूपों के मुकाबले हावी होने की आशंका है। WHO की ये चेतावनी ऐसे समय में आई जब भारत समेत 80 से ज्यादा देशों में इस स्वरूप के मिलने की पुष्टि हुई है और दुनिया के अन्य देशों में भी इसके मामले सामने आते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में डेल्टा वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ते हुए 50 के करीब पहुंच गए हैं। डेल्टा प्लस के कहर से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर अलर्ट जारी हो गया है। लिहाजा जनता मांगे जवाब में आज हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की ही डिटेल रिपोर्ट आपको देंगे। तो देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा और अब डेल्टा प्लस के केस भी रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। इस वायरस को कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ऐसे में लोग काफी डरे हुए हैं। मध्य प्रदेश में जहां इसने अपने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में इसकी दस्तक से पहले अलर्ट जारी हो गया है। खैर, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह का माहौल है और अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इससे निपटने के लिए शासन प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में अब तक कितनी बढ़ोतरी हुई है और इसके अलावा अन्य व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जाने उसके पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कोरोना की कमजोर पड़ती दूसरी लहर के बीच अब डेल्टा प्लस वेरिएंट सबको टेंशन दे रहा है। देश के कई राज्यों में डेल्टा प्लस ने अपनी दस्तक दे दी है। हिंदुस्तान में इसके कुल केस तेजी से बढ़ते हुए 50 के करीब पहुंच गए हैं। जिन राज्यों में खतरनाक डेल्टा प्लस ने अपने पांव पसारने शुरू की है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। यहां डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 6 से 7 मामले सामने आए। इनमें 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। इधर सरकार का कहना है कि जो भी चुनौती सामने आएगी उससे लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, डेल्टा प्लस के बढ़ते केसों को देखते हुए भोपाल में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगाई जा रही है। मशीन लगने के बाद नए वेरिएंट की आसानी से जांच हो सकेगी और रिपोर्ट भी करीब 5 दिन में मिल जाएगी। पूरी निगाह सरकार रखे हुए, कहीं से कोई चूक नहीं होने देंगे। कोरोना जहां भी सर उठाएगा वहीं कुछ आएगा। अब हमारे लिए एक अच्छी सूचना है कि NCDC जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन भोपाल में ही अब लगा रहा है और जल्द से जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग भोपाल में शुरू होगी। मध्य प्रदेश के साथ देश के कई राज्यों में डेल्टा प्लस की दस्तक के बाद छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर अलर्ट जारी हो गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता लगाने के लिए रायपुर एम्स और रायपुर मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से एडवांस स्टडी के लिए सैंपल भुवनेश्वर एम्स और अन्य शहरों में भेजे जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पड़ोसी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी सतर्कता बरतते हुए अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी के निर्देश दे दिए हैं। इधर विपक्ष भी सरकार को और ज्यादा अलर्ट रहने की नसीहत दे रहा है। जो सीमावर्ती राज्य से जुड़े हुए जिले हैं, वहाँ के जिला प्रशासन को भी इसका निर्देश उन्होंने जारी किया हुआ है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के जो क्षेत्र है उसमें उन्होंने कायम रखने के निर्देश जारी किए हुए हैं और इस तरीके से कोई वेरिएंट आता है या और कोई संक्रमण का दौर बढ़ता है तो छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह तैयार है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लक्षण देख के ऐसा लगता है कि किसी भी समय छत्तीसगढ़ के दरवाजे पर ये डेल्टा वेरिएंट आ जाएगा। मैं तो एक ही निवेदन करूंगा सरकार से कि पिछले इनकी विफलताएं, इनकी जो अक्षमताएं साबित हुई है, कम से कम ये तीसरी लहर में नहीं दिखनी।
पक्ष और विपक्ष के बयानों के बीच राज्यों में सरकार की तैयारियां किस स्तर पर हो रही है, ये जनता के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट सामने आने के बाद भी देश संक्रमण की दूसरी सुनामी से नहीं बच सका। अब ऐसे में संभावित तीसरी लहर के आने से पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जनता इसके बारे में जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देश के कई राज्यों में डेल्टा प्लस की दस्तक लोगों को डरा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी इसने अपने पांव नहीं पसारे हैं। इतना ही नहीं, डेल्टा प्लस की प्रदेश में एंट्री न हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जरूरी कदम उठाते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों में डर है। अगर डेल्टा प्लस आ गया तो इससे कैसे बचेंगे, और अगर कोई इसकी चपेट में आता है तो क्या प्रदेश में इसके इलाज की सुविधा है? ऐसे ही और भी कई बड़े सवाल हैं जो लोगों की जहन में है, और इनका जवाब अब सीधे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी से लेंगे, जो रायपुर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक संजय उपाध्याय भी हैं। सिंहदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। सिंहदेव साहब, सबसे पहले तो ये कि अभी डेल्टा प्लस जो जिसको हम कह सकते हैं कि तीसरी लहर, वो छत्तीसगढ़ में उसके निशान नहीं दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है, आगे भी नहीं दिखेंगे कि कुछ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दूसरी लहर में जिस तरह से आफत आई थी वो बहुत ही भयानक थी, इस बार क्या लग रहा है? इसमें एक तो त्रिपाठी जी, तीसरी लहर और डेल्टा प्लस दोनों को अलग रखना पड़ेगा जी। तीसरी लहर डेल्टा प्लस के चलते आएगी ऐसा नहीं है जी। तीसरी लहर जो वर्तमान में संक्रमित व्यक्ति हैं और संक्रमण की जो संभावना समाज में रहती है उसके कारण आएगा जी। और एक कारण तीसरे लहर में उसको और तीव्र करने की संभावना, उसमें ये जो म्यूटेशन है डेल्टा प्लस का, इसको माना जा सकता है। तो डेल्टा प्लस के चलते तीसरा वेव आएगा ऐसा नहीं है जी। तीसरा वेव तो आने की संपूर्ण संभावना है, डेल्टा प्लस होता है या नहीं होता जी। और डेल्टा प्लस एक और वेरिएशन आ गया है, एक और म्यूटेशन आ गया है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चिन्हांकित किया गया है। और देश में मुख्यतः अभी 3 राज्यों में, केरला, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जी, यहाँ मुख्य रूप से चिन्हांकित किया गया है। और जगह टेस्टिंग होगी तो और जगह भी हो सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक म्यूटेशन है जी। डेल्टा प्लस ही आएगा अन्य राज्यों में तब डेल्टा प्लस होगा ऐसा नहीं है। जो वर्तमान म्यूटेशन है, जैसे डेल्टा म्यूटेशन है, इसी से डेल्टा प्लस म्यूटेशन अन्य राज्यों में जो स्थिति है उससे प्राकृतिक रूप से हो सकता है जी। निश्चित तौर पे तीसरी लहर की, जैसे आपने कहा कि संभावना है, पूरी संभावना है, तो 2 सवाल है यहाँ। एक, दूसरी लहर जिस तरह से खासकर छत्तीसगढ़, पूरे देश में आई, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आई, तो कहाँ चूक हुई कि छत्तीसगढ़ में दूसरी लहर पे उतना जल्दी आप कंट्रोल नहीं कर पाए जितना करना था? दूसरा सवाल, अगर डेल्टा प्लस के मरीज वहां आते हैं तो क्या उनके इलाज के लिए कोई सुविधाएं हैं? डेल्टा प्लस के मरीज अलग बहुत ज्यादा उनको कोई ट्रीटमेंट मिलेगी ऐसे कोई संकेत नहीं है अभी तक। वैश्विक स्तर से जो जानकारी आ रही है तो यही बता रही है कि फेफड़ों में ये डेल्टा प्लस म्यूटेशन के असर ज्यादा हो सकते हैं फेफड़े में जी। जो वहाँ के जो हमारे एंटीबॉडीज हैं उसको ये जो वायरस है वो प्रभावित कर सकता है और कर रहा है। तो ट्रीटमेंट के लिए हमको उस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी तक ऐसे भी कोई संकेत नहीं मिले हैं विश्वस्त वैज्ञानिक स्रोतों से कि जो हमारी वैक्सीन है वो डेल्टा प्लस को कवर नहीं कर पाएगी। अभी तक ऐसे भी संकेत नहीं है। तो जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इस पे शोध और चल रहा है। अभी तक ये माना जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन है वो इसको कवर करेगी। जो आपने कहा कि चूक कहाँ हुई दूसरी लहर में, तो सबसे बड़ी चूक अगर माने तो इसकी तीव्रता को आंकना, ये कम से कम छत्तीसगढ़ में हम नहीं आंक पाए थे। मेरे को लगता है देश में भी कोई नहीं समझ पाया था कि इतने पैमाने पे ये वेव आने वाली है, दूसरी लहर आएगी, ये तयशुदा था। तीसरी लहर की जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये भी तयशुदा है। अब वैज्ञानिक चौथे वेव की बात नहीं कर रहे हैं, nth वेव की बात कर रहे हैं कि पता नहीं कितने उतार चढ़ाव हमको कोरोना के प्रभाव के देखने पड़ेंगे।
तो आने वाले समय में ये आएगा, चढ़ाव आएगा, एक पीक पे हम पहुंचेंगे हर लहर में, वहां से हम नीचे उतरेंगे और उसके बाद फिर कुछ समय बाद ऊपर चढ़ने की संभावनाएं हैं। ये जो चोटियां आती हैं हर लहर की, ये चोटियां कम ऊंचाई की हों, कम संख्या की हों, ये हमको उम्मीद करनी चाहिए। बचाव के लिए रास्ता अभी तक दो रास्ते हैं। एक अपने व्यवहार के रास्ते, जिसमें हाथ धोना, सैनिटाइजर भी आप लगा सकते हैं। हालांकि मैं तो कहूंगा कि साबुन से हाथ धोना 5-6 बार, ये बहुत कारगर होगा। शारीरिक दूरियां रखना जब आप बाहर जाएं, और मास्क पहनना, बाहर जाएं तो अब डबल मास्क पहनना। एक ये विकल्प है जो हमारे व्यवहार का हिस्सा है, और दूसरा विकल्प वैक्सीनेशन का है। जितनी जल्दी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी और उपलब्ध वैक्सीन को जल्दी से जल्दी लगाने की बात जो राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां रहेंगी, ये दो रास्ते हमारे पास हैं कि हम तीसरे वेव को या आने वाले और वेव की संभावना को कम तीव्र कर सकते हैं। जी जी, जैसा कि पहले बीच में ये बातें आ रही थी कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही छत्तीसगढ़, जिस तरह से आप डिमांड कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ को अगर बचाना है तो वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, क्या अब वैक्सीन की स्थिति है जितनी आप डिमांड कर रहे हैं प्रतिदिन के हिसाब से, क्या उस तरह मिल रही है? अभी भी देश में उतनी वैक्सीन निर्मित ही नहीं हो रही है त्रिपाठी जी। दो चीजें हैं, हमारी आवश्यकता प्रस्तुत करना, मांग के रूप में हम उसको कह सकते हैं, और केंद्र सरकार को उसको उपलब्ध कराना, जो वो केवल उनके पास जो वैक्सीन उपलब्ध होगी उसी से करा सकते हैं। तो ये मानना कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, ये गलत है। जितनी वैक्सीन हमारे पास आज के दिन है उसी से हमको वैक्सीनेशन करना है, और वो वैक्सीन केंद्र सरकार पहुंचा रही है। साथ में केंद्र सरकार की तरफ से ये भी पहल चल रही है कि वैक्सीन के प्रोडक्शन को हम और बढ़ाएं। जो प्रोडक्शन करीब 7 से 8 करोड़ प्रति माह पे था, वो 12-15 करोड़ पे पहुंचा। अभी ये हमको बताया जा रहा है कि करीब 30 से 38 लाख वैक्सीन एक दिन में हमको उपलब्ध हो पा रही है, और आने वाले समय में 20 करोड़ महीने में, 30 करोड़ महीने में 1 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन उपलब्ध हो सकती है। कि मुझे लगता है कि ये जुलाई के अंत तक या अगस्त तक ये हो पाएगा, उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो जितनी वैक्सीन निर्मित होगी, केंद्र सरकार की भी सीमाएं हैं, वो उतनी ही वैक्सीन उपलब्ध करा पाएगी, और जितनी वैक्सीन उपलब्ध कराएगी उतना वैक्सीनेशन करने की क्षमता हर राज्य की है। जी, अभी छत्तीसगढ़ में आपकी डिमांड क्या है कि कितनी वैक्सीन उपलब्ध हो? ठीक है, केंद्र सरकार की अपनी सीमाएं हैं, जो उत्पादक वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं, जो फैक्ट्रियां, उनकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन मौजूदा समय में आपकी कितनी डिमांड है और कितनी मिल पा रही है? हमने 1.25 करोड़ वैक्सीन की लिखित में मांग केंद्र सरकार को भेजी है जी। और 17 जून से 29 जून के बीच में जो केंद्र सरकार ने हमको कोटा दिया है, यानी जून महीने में कितनी वैक्सीन वो उपलब्ध कराएंगे, ये है 3,29,420 जी। तो केंद्र सरकार जो हमको लिखित दिया है उनने, वो ये आंकड़ा दिया है, और साथ में जो हमारे अधिकारियों की बात होती रहती है, ये अधिकृत बयान आए ना आए, लेकिन जो बात होती रहती है उसके संकेत यही है। मध्य प्रदेश ने भी बात की, उनको भी ऐसे ही जवाब मिला, और मेरी जानकारी जहां तक है, हम लोग भी जो बात कर रहे हैं, हमारे अधिकारी, उनको भी यही जवाब मिल रहा है कि ठीक है, आपकी आवश्यकता या मांग इतनी हो सकती है, लेकिन वैक्सीन अभी उतनी उपलब्ध नहीं है जी। ये जो 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख वैक्सीन मैंने कही, ये 4 लाख वैक्सीन अगर हम एक दिन में लगाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो एक महीने में हम 1 करोड़ 20 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं। तो उस आधार पे हमने 1 महीने का डिमांड भेजा है कि ये हमारी क्षमता है। मिली कितनी है जी? मिल कितनी रही है? मिल अभी मेरे को नहीं लगता कि 20 लाख से ज्यादा महीने में मिल पाएगी जी। अभी जो संकेत हैं जी, वो करीब, ये जून महीना तो अब खत्म ही हो गया जी। जुलाई महीने में 20 लाख से ज्यादा के संकेत नहीं है मिलने के। जो संकेत हैं वो 20 लाख के जी। तो 20 लाख के आप सोच सकते हैं कि अगर 1 लाख वैक्सीन भी हमने एक दिन में लगाई तो 30 लाख हो जाता है, और हमारी क्षमता अगर 4 लाख की है और 20 लाख वैक्सीन उपलब्ध होगी तो 5 दिन में वैक्सीन खत्म हो जाएगी। बीच में विपक्ष ये आरोप भी लगा रहा था कि बहुत सारी वैक्सीन खराब पड़ी है, नहीं लगा पा रहे हैं, इस तरह के भी आरोप आ रहे थे। आपका क्या कहना है इसमें?
अच्छा है आपने ये सवाल पूछ लिया जी। एक बार केंद्र सरकार के किसी अधिकारी ने उनके स्वयं के स्वास्थ्य मंत्री जी के कहने के बाद भी मीडिया में ये दे दिया था कि छत्तीसगढ़ में 30% वैक्सीन वेस्टेज है। आज आप उनका कोविन पोर्टल खोल के देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का वैक्सीन वेस्टेज कोविन पोर्टल 0.83 बता रहा है। तो जहां तक वेस्टेज की बात है तो ये आपने मौका दिया तो मैंने ये तथ्य रख दिए और कोविन पोर्टल से इसको चेक किया जा सकता है। और रही अन्य बातें, विपक्ष का जो कहना है शायद उनका फर्ज हो जाता है, विपक्ष में कोई भी रहता है कि कुछ भी कहना है, लेकिन ऐसा नहीं बात होनी चाहिए। जिम्मेदारी से बात रखनी चाहिए, आंकड़ों को देख के हमको बात रखनी चाहिए। आज भारत सरकार भी कौन से आंकड़े प्रस्तुत कर रही है उसके आधार पे इन बातों को रखना चाहिए। स्टॉक कितना है हमारे पास, ये जो अंतर आ गया था 18 साल से ऊपर 45 साल की उम्र तक के नागरिकों के लिए राज्य की सरकारें खरीदेंगी और 45 साल और उसके ऊपर के नागरिकों के लिए केंद्र सरकार हमको उपलब्ध कराएगी। तो केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन उपलब्ध करा रखी थी 21 तारीख के पहले तक, वो हमारे पास करीब 18 लाख 20 लाख वैक्सीन स्टॉक में पड़ी हुई थी, क्योंकि उनको 18 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उसमें रोक थी। अब 21 तारीख के बाद वो रोक हट गई है और वैक्सीनेशन अगर आप देखेंगे कि जहां पहले 8,000 10,000 वैक्सीनेशन हो रहा था, कल 2 लाख से ऊपर छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन हुआ। और हालांकि टारगेट हमने 4 लाख का रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख प्रतिदिन के हिसाब से छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन कर लेगा। जी सिंधु साहब, हमारे साथ छत्तीसगढ़ के हमारे संवादक संजय उपाध्याय भी हैं। संजय आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। संजय, आपका क्या सवाल है मंत्री जी से? प्रणाम बाबा साहब। जी संजय, प्रणाम। भाव साहब, एक जो लोगों के मन में आशंका है, बस वही आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो नया जो जिस वेरिएंट की बात हो रही है डेल्टा प्लस की, निश्चित रूप से आप भी जैसा बता रहे हैं और डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि इसकी थोड़ी चिकित्सा पद्धति भी भिन्न होगी, क्योंकि ये लंग्स में ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है लंग्स के लिए। तो इसकी जांच के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि अभी जो बातें आ रही हैं कि इससे पहचानने के लिए पुणे, भुवनेश्वर वहां लैब में सैंपल्स भेजे गए हैं। करीब जो जानकारी है लगभग 2000 के ऊपर सैंपल्स भेजे गए हैं मेडिकल कॉलेज से और एम्स से, और उसमें से 1200 की रिपोर्ट्स भी आई है, जिसमें कि बताया गया है कि जो डेल्टा प्लस है वो नहीं है, वो वेरिएंट नहीं है, बाकी कुछ वेरिएंट मिले हैं, ऐसा बताया गया है। तो ये जो बात हो रही है कि वहां अगर भेजना पड़ जाए और मान लीजिए भगवान न करे स्थिति ऐसी बनती है कि ये संक्रमण यहाँ तेजी से फैलता है, तब इसकी जांच में बड़ी दिक्कत होगी। इसके रिजल्ट जो जांच के हैं वो बड़े देर से आएंगे, और जैसा आप भी कह रहे हैं और डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि इसकी चिकित्सा की विधि थोड़ी अलग है। ये भी नहीं किया जा सकता कि सभी का इलाज अब इसी विधि से किया जाए जो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के पाए जाने पर किया जाता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अनावश्यक होगा। तो इसकी जांच के लिए बाबा साहब क्या व्यवस्था छत्तीसगढ़ में होगी ताकि 3 दिन 4 दिन न लगे, रिपोर्ट जल्दी आए और लोगों को जल्दी सहारा मिले, उनका इलाज हो? इसमें संजय एक लैब हमारे पास छत्तीसगढ़ में स्थापित है एम्स रायपुर में, जहां पर जेनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था है, लेकिन अभी उनके पास स्टॉक उपलब्ध नहीं है टेस्टिंग मटेरियल का। तो हम भी उनके साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। उनके डॉक्टर्स ने ये भी कहा था कि केंद्र सरकार से जब तक हमको नहीं मिलता क्या राज्य सरकार कुछ मदद कर पाएगी। मैंने विभाग से भी चर्चा की है कि क्या हम उपलब्ध करा सकते हैं क्या टेस्टिंग मटेरियल, और मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से भी इस बाबत बात करूंगा कि इन परिस्थितियों में ये लैब सुचारू रूप से टेस्टिंग कर सके, तो वो सामग्री टेस्टिंग की जो उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति प्लीज करा दे। संजय, कोई और सवाल आपका? ये काफी होगा बाबा साहब एक लैब? ये एक लैब काफी होगा कि विस्तार की जरूरत होगी? ऐसे तो जितने हो उतने पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। हमने भी अपने तरफ से प्रपोजल रखा है छत्तीसगढ़ सरकार के सामने कि मेकाहारा में जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हमारा है, वहां पर भी जेनोम सीक्वेंसिंग का एक लैब स्थापित किया जाए। ये BSL 4 लेवल का लैब इसको कहते हैं,
तो BSL-4 लेवल का लैब अगर स्थापित हो जाएगा तो जेनोम सीक्वेंसिंग वहां भी हो सकती है। जी सिंघल साहब, एक सवाल यहाँ ये है कि जैसे पिछली बार दूसरी लहर आई थी जिसको आदमी पूरे देश में कोई नहीं आंक पाया था कि इतनी ज्यादा लहर होगी। उस समय बहुत सारी दवाइयां, फेविफ्लू हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या ब्लैक फंगस के लिए जो इंजेक्शन लगते हैं, उनकी कमी बहुत ज्यादा देखी गई थी। शुरुआत में तो ऑक्सीजन की कमी भी देखी गई थी। अब ये तीसरी लहर की संभावना है तो उसमें क्या क्या तैयारियां हैं आपकी? इस तरह के ही इंजेक्शन लगेंगे? निश्चित तौर पे अगर हम किसी कुशल चिकित्सक से बात करते हैं तो जो वो तथ्य सामने रखते हैं, आप मंत्री हैं, डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक कुशल चिकित्सक के जैसे ही तथ्य सामने रखते हैं। निश्चित तौर पे आपके जो भी सहयोगी होंगे उन्होंने क्या बताया है कि इसमें क्या हो सकता है और क्या क्या तैयारियां इसके लिए की है आपने? त्रिपाठी जी, एक तो रेमडेसिविर का आपने जिक्र किया जी। तो रेमडेसिविर वो दवाई है जिसका वैसे उपयोग की आवश्यकता नहीं है, जैसी मांग अचानक समाज में पैदा हो गई थी जी। कि हर व्यक्ति को लग रहा था कि हम रेमडेसिविर लगा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। रेमडेसिविर उपचार नहीं है, किसी एक लेवल पे थोड़ा सा सहयोगी साबित हो सकता है संक्रमण के दर को थोड़ा थामने के लिए। इसमें रेमडेसिविर लगाने से मृत्यु नहीं होगी ऐसी कतई चीज नहीं है, बल्कि अब तो लिखित में भी आ गया है कि रेमडेसिविर का उपयोग कैसे करना चाहिए। रेमडेसिविर लगाने से मृत्यु से तनिक भी बचाव नहीं मिलता जी। थोड़ी सी राहत, तीव्रता उसकी थामने में मिले तो मिले, और वो भी एक स्टेज पे अगर आपने लगाया, 5वें दिन 7वें दिन अगर आपने लगाया, डॉक्टर्स बेहतर वो बताएंगे कब लगना चाहिए, लेकिन प्रारंभिक दिनों में ही रेमडेसिविर काम करता है। बाकी जिन दवाइयों की आपने बात कही, ब्लैक फंगस के संबंध में आपने कहा, तो इसमें दिक्कत जा रही है, इसका प्रोडक्शन देश में नहीं है। केंद्र की सरकार भी प्रयास कर रही है कि वो इंपोर्ट भी करना पड़े, कुछ यहाँ भी प्रोडक्शन बनाने की बात चल रही है, तो इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी आने वाले समय में। एक ये देखा गया कि ब्लैक फंगस की ओर जाने के जो कारण है अब क्योंकि सामने आ गए, तो स्टेरॉइड जो कि काफी सहयोगी हुआ इस बीमारी को थामने में, एक ऑक्सीजन और दूसरा स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड 2 रुपए 3 रुपए में किसी भी दवाई दुकान में भी उपलब्ध हो जाते हैं, और अगर बिना डॉक्टर की सलाह के हम ये बहुत सस्ती स्टेरॉइड की दवाइयां बेहिसाब ले लेते हैं, और हमने ध्यान नहीं दिया कि हम डायबिटिक हैं, तो सीवियर डायबिटिक पेशेंट में करीब एक सर्वे हुआ था इटली के अस्पताल का, तो 84-86% ये जो ब्लैक फंगस के केस थे, उन लोगों ने डायबिटिक होते हुए उन्होंने ये ले लिया था, ज्यादा मात्रा में इसका सेवन कर लिया था। तो इन बातों का भी हमको अब ध्यान आ गया है, तो मुझे लगता है कि लोग सावधान होंगे, और वो दवाइयां जो हमको ब्लैक फंगस के लिए चाहिए उसकी उपलब्धता केंद्र सरकार कर भी रही है और उनको करनी होगी। जी बाबा साहब, अभी भी कोरोना के मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अब स्थिर हो गया है, डाउन होगा, कि यही जो पॉजिटिव केस मिल रहे हैं तीसरी लहर की तरह ये अप होंगे, बढ़ेंगे? तीसरी लहर में 23 अप्रैल को छत्तीसगढ़ पीक पे पहुंचा था। 17,394 हमारे पॉजिटिव प्रकरण एक दिन में आए थे, जो बहुत ज्यादा हैं छत्तीसगढ़ के हिसाब से। कल की जो रिपोर्ट आई है ये 300 कुछ की आई है, हालांकि टेस्टिंग कम हुई थी, और पॉजिटिविटी दर जो कल का है वो थोड़ा सा बढ़ गया था, 1.31 का आया था। तो जहां हम 1 से नीचे की तरफ चल रहे हैं, मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ तीसरे वेव आने के पहले 1% की पॉजिटिविटी के नीचे आ जाएगा। टेस्टिंग हमको कायम रखनी पड़ेगी, टेस्टिंग कम ना हो। कल ये कम हो गई थी, पिछले कुछ दिनों भी हम लोग देख रहे हैं कि कम हो रही है, ये उचित नहीं है। टेस्टिंग हमको कम से कम 50,000 के आसपास लगातार रखनी होगी, चाहे केस आए चाहे ना आए, क्योंकि अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कब चालू हो गया तीसरा वेव की श्रृंखला, अब कब चालू हो गई। तो ये सावधानी रखनी है। ज्यादा चिंता हमारी फिलहाल बस्तर संभाग की अब हो गई है, जो पहले सबसे कम था। दुर्ग नियंत्रण में दिख रहा है, रायपुर संभाग नियंत्रण में दिख रहा है, बिलासपुर संभाग नियंत्रण में दिख रहा है। नियंत्रण यानी 3% से कम, 2% से कम संक्रमण का दर यहाँ है। कई जिलों में तो 1% से भी कम है इन तीनों संभागों के
16 जिलों में, जी। और सरगुजा संभाग भी कुछ कम हुआ है, ये 3 के नीचे चल रहा है। लेकिन बस्तर संभाग में अभी खास करके सुकमा और बीजापुर, ये 2 जिले हैं जो 4 से ऊपर 5 से ऊपर चल रहे हैं। जी। यहाँ लगातार जिला प्रशासन से मैं भी संपर्क में रहता हूँ समय समय पर, और इनको हम लोगों ने बोला है कि आप सावधानी बरतिए। ये दोनों बॉर्डर की जिले हैं, ओडिशा और तेलंगाना से लगे हुए और महाराष्ट्र से लगे हुए जिले हैं, बीजापुर महाराष्ट्र और तेलंगाना, और सुकमा तेलंगाना और ओडिशा। तो इन सीमाओं पे लगे इन जिलों में केसेस थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। जी जी। हमारा आखिरी सवाल है, फिर संजय एक सवाल और करेंगे। वैक्सीन को लेकर के निश्चित तौर पे आप चिंतित हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लग जाएगी तो लोग सुरक्षित हो जाएंगे। तो एक कि क्या अगर डबल डोज लग जाता है, वैक्सीन लग जाती है, तो क्या वो तीसरी लहर से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे क्या? एक। दूसरा, वैक्सीन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, खासकर इंटीरियर जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां ये फैला दिया गया है कि वैक्सीन लगाने से और नुकसान हो जाएगा, यहां तक कि डेथ हो सकती है। तो मैंने इस तरह के कई फुटेज भी देखे हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की गई, गांवों से भगा दिए गए। तो उन जगहों पे जहां इस तरह की परेशानियां आ रही हैं, वहां किस तरह से आप निपटेंगे कि सबको डबल डोज वैक्सीन लग जाए? इसमें त्रिपाठी जी मिली जुली स्थिति है। उदाहरण के लिए आज ही मैं सरगुजा जिले के मैनपाट विकास खंड में गया था, पारिवारिक भ्रमण पे गया था, लोगों से मिलने की भी सिलसिला हो जाता है, उनसे मिलके भी आया। ये जिला सरगुजा जिले का, ये जनपद सरगुजा जिले का सर्वाधिक आदिवासी बहुल्य जनपद है जी। और इस जनपद में सर्वाधिक सरगुजा जिले के वैक्सीनेशन की प्रतिशतता भी है। तो ये कहना कि ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी अंचल में वैक्सीनेशन से लोग कतरा रहे हैं, ये सही नहीं है। बल्कि मैंने देखा कि अंबिकापुर में, रायपुर में ज्यादा लोग हिचक रहे हैं बनस्पत ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्र में भी हिचक है। एक अफवाह फैला दी कुछ लोगों ने, कभी कभी बदमाशी भी देखिए नुकसानदायक होती है कि आप नपुंसक हो जाएंगे, आपको बच्चे नहीं होंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी कि वहां पर वैक्सीन लगी थी, वहां मृत्यु हो गई, तो आप वैक्सीन मत लगाओ। तो समझाइश देखिए, और इतने लोग वैक्सीन लगा रहे हैं तो लोग देख भी रहे हैं कि अरे इनने लगाया, टीएस बाबा ने लगाया, वो तो ठीक है, उनके स्वास्थ्य पे कोई ऐसा विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ा। गांव के लोग लगा रहे हैं, मितानी ने लगा रही हैं, जिनने पहले ही 2 डोज लगा लिए, उनके गर्भावस्था में भी आने की स्थिति बनी है। तो ये जो किंवदंतियां या गलत प्रचार हो गया, उसको भी हम इस माध्यम से लोगों के सामने रखें कि देखिए आपके बीच की ये बहनें हैं, आपकी बेटी है, आपकी बहू है, इन्होंने वैक्सीनेशन लगाया और गर्भ धारण किया है, अभी 2 महीने का इनका गर्भ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप वैक्सीन लगाएंगे तो गर्भवती नहीं होंगे या कहीं नपुंसक होने की स्थिति बन जाएगी। तो जो 80, 85, 90% तो लोग, मुझे लगता है कि करीब करीब सहमत हैं। 10% लोग ऐसे हैं जिनको और समझाने की जरूरत पड़ती है, तो मेहनत करनी पड़ेगी सामाजिक आधार पे, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, शासकीय तंत्र के माध्यम से, सबको लेके, सामाजिक धार्मिक प्रबुद्ध लोगों को शामिल करके सब लेके करना पड़ेगा। जो वैक्सीन के कारगरता की बात आपने कही, तो ये वैज्ञानिक स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि एक वैक्सीन के अलावा कोरोना की रफ्तार को थामने का, खत्म करने का नहीं, थामने का हमारे पास कोई विकल्प नहीं है जी। हम वैक्सीन के 2 डोज ले लेते हैं, इसके बाद भी हमको कोरोना हो सकता है, लेकिन वो बहुत हल्का होगा, हमको कोई गंभीर सिम्टम्स नहीं आएंगे, मृत्यु के चांसेस नहीं के बराबर रह जाएंगे और हल्का संक्रमण होगा और हम ठीक हो जाएंगे। तो अगर संक्रमण वैक्सीन के 2 डोज के बाद भी होता है तो बहुत हल्का होगा, एक चीज। दूसरा, ये भी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसकी कारगरता को भी अभी आंका जा रहा है विश्व में कि 2 वैक्सीन लगाने के बाद स्थिति क्या होगी। हो सकता है कि वैक्सीनेशन की 2 डोज पूरी करने के बाद एक तीसरा बूस्टर डोज लगाने की भी जरूरत पड़े, तो वो स्थिति 9 महीना, साल भर बाद आएगी। फिलहाल वैसी स्थिति नहीं है। अभी तो वैक्सीन हमको लगा के इसके संक्रमण की कड़ी को और संक्रमण की रफ्तार को रोकने में सहयोग देना है। अपने आप को भी बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने प्रियजनों को बचाना है, अपने रिश्तेदार जिनके साथ हम मिलेंगे, हमारी मित्र मंडली, इनसे हमको बचाना है। और अगर हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर किसी को ना दें, किसी से हम संक्रमण ना
हासिल कर लें, इस दिशा में हमको काम करना होगा। चलिए चलते चलते बहुत संक्षेप में संजय जी आप अपना सवाल कर लें, समय भी समाप्त हो रहा है। संजय जी। जी भाव साहब, एक जो बात थी वो ये कि जब पहली लहर थी, पहला वेव था, उस समय जिस तरीके से संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था, व्यवस्थाएं की गई थी, 20,000 के ऊपर क्वारंटाइन सेंटर्स खोले गए थे गांव के बाहर, पंचायतों में और भी अन्य जगहों पर, और अलग अलग तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन जब प्रभाव कम होने लग गया और लगभग ऐसा लगा कि अब कोरोना की विदाई हो गई है पहले लहर के दौरान, तो वो जो संसाधन थे वो यथावत नहीं रखे गए। शायद कोई बात रही होगी कि शायद इसकी जरूरत अब ना पड़े। दूसरी लहर के समय फिर से ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ी, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा करनी पड़ी, और अभी जो स्थिति बन रही है कि फिर तीसरी लहर की बात हो रही है, चौथी की बात हो रही है, तो क्या अब जो भी संसाधन विकसित किए गए हैं, जो भी व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं, और जो भी और भी आधुनिक जो उपाय किए गए हैं चिकित्सा के लिए, वो वैसे ही यथावत रखे जाएंगे, ताकि ये जो आपाधापी की स्थिति बनी थी दूसरे लहर के दौरान वो न बने? इसमें एक ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहले लहर में और शहरी क्षेत्रों में संस्थानों को चिन्हांकित किया था और इस्तेमाल में भी लाया गया था, वो स्थिति इस बार देखने को नहीं मिली। उसमें अंतर ये आया कि पहले लहर के समय होम आइसोलेशन की व्यवस्था शुरू में नहीं थी। जैसे ही होम आइसोलेशन का विकल्प हमने नागरिकों को उपलब्ध कराया और पूरे देश में भी उपलब्ध हुआ, तो बाकी ये जो सेंटर्स थे जहां लोग आ रहे थे, यहाँ बहुत कम लोग आए। अमूमन आवश्यकता ही नहीं पड़ी दूसरे लहर में कि इन संस्थानों को कारगर रूप से चालू किया जाए, क्योंकि कोई लोग आ ही नहीं रहे थे उनमें, या तो वो होम आइसोलेशन में जा रहे थे या अस्पताल में जा रहे थे। जिस बात की कमी दूसरी लहर में महसूस हुई और जिसमें ध्यान देने की आवश्यकता अभी भी है, वो आईसीयू के बिस्तरों की है। ऑक्सीजन की व्यवस्था में काफी काम हुआ है, चल रहा था और बढ़ा है। केंद्र सरकार ने भी अभी अपना हाथ बटाया है ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स के संदर्भ में। हमको जो सबसे बड़ी कमी महसूस हुई, मेरे को जो सबसे बड़ी कमी महसूस हुई, वो आईसीयू बिस्तरों की, और अभी भी वो स्थिति है। 1390 आईसीयू बिस्तरों की आवश्यकता हमने वित्त विभाग और सरकार को हमने प्रस्तुत किया है, और इसकी उपलब्धता हो जाएगी तो मदद मिलेगी। अगर आईसीयू बिस्तर नहीं हुए और उतनी ही तीव्रता की तीसरी लहर आई तो हमारे पास कमी रहेगी, आईसीयू बिस्तर हमारे पास नहीं। चलिए सिंघना साहब, आपने बहुत ही स्पष्टवादिता के साथ सरकार के पास क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, आपने बहुत ही हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद संजय जी, आपका भी। तो छत्तीसगढ़ में अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से उससे सटे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मामले सामने आने के साथ ही मौतें हुई हैं, उसे छत्तीसगढ़ सरकार ने गंभीरता से लिया है और शुरुआत स्तर पर जो भी कदम उठाए जाने चाहिए उठाए जा रहे हैं। सरकार की इस कवायद के बीच ये देखना अहम होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता डेल्टा प्लस से बची रहती है या फिर वेरिएंट किसी तरह प्रदेश में दाखिल होकर सरकार के साथ ही लोगों को भी विचलित करने वाला